हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो कोई अगर एडमिशन के जरिए हमारे इंस्टीट्यूशन से जुड़ना चाहता है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क, जिसका नंबर है 6002417488। बाकी जो कोर्स का हाईलाइट है वो उसमें मेंशन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला आर्टिकल बात करता है व्हाई सोवियत एरा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड 53 इयर्स अगो क्रैश बैक टू अर्थ। तो हाल ही में इंडियन ओशन रीजन में जो सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया आपका स्पेस क्राफ्ट था, वो क्रैश हुआ है आफ्टर इट्स लॉन्च अबाउट 53 इयर्स। तो जिसको 53 इयर्स पहले लॉन्च किया गया था उसका डेब्री इंडियन ओशन रीजन में पाया गया है। तो अभी ये आर्टिकल, जब भी ऐसा कोई आर्टिकल आता है तो इससे नंबर वन हमें क्या देखना होता है कि जो स्पेस डेब्री का प्रॉब्लम है, तो वो आज के समय पे आप देख रहे हैं कि स्पेस रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डिफरेंट जो नेशन है, इंक्लूडिंग आपका यूएसए हो या फिर कनाडा हो या फिर आपका फ्रांस हो, जापान हो, चाइना हो, रशिया हो, और एक गुट में देखें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो। तो ये जो एजेंसीज है डिफरेंट आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को कर रही है, स्पेस में आपकी ट्रेवल कर रही है, डिफरेंट सैटेलाइट्स को भेज रही है। इसके वजह से क्या हो रहा है, जो सैटेलाइट का एक क्या है लाइफ स्पैन होता है, वो लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद वो सैटेलाइट आपके जो अर्थ में ऑर्बिट करते रहता है, ओके, जो डिफंक्ट हो जाता है। तो जो डिफंक्ट सैटेलाइट है वो क्या है, कभी भी आपके अर्थ में कोलाइड कर सकता है। तो इससे अभी एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो स्पेस डेब्रीज है जो अर्थ में क्रैश कर सकती है, इससे अगर ह्यूमन कैजुअलिटीज हुई या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो उसके लिए इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा हिस्ट्री में ट्रेस करें तो जो स्पेस रेस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो रेस है वो स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा। मतलब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद दो सुपर पावर उभर के आई वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या फिर आपके वर्ल्ड अफेयर्स में, वो थी यूएसए एंड यूएसएसआर। तो दोनों के बीच में कोल्ड वॉर था, सीधा सीधी कोई आपका मिलिट्री वॉर नहीं था, लेकिन एक कंपटीशन था। उसी कंपटीशन के चलते आपका स्पेस सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ था। और इसमें दोनों ही देश, यूएसएसआर जो आज के समय पे रशिया के नाम से जाना जाता है 1991 के बाद, और यूएसए, दोनों ने बहुत ज्यादा स्पेस एक्सप्लोरेशन किया है, जिसके वजह से क्या है, डेब्रिस बहुत ज्यादा है। तो इसमें अगर जो हाल ही में जो क्रैश हुआ है इंडियन ओशन रीजन में, तो उसके बारे में अभी क्या है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं जो आपका ए फ्रेगमेंट ऑफ सोवियत स्पेसक्राफ्ट कोस्मोस 482, तो ये नाम पूछा जा सकता है कौन से जो स्पेसक्राफ्ट है उसका मलबा धरती पे गिरा है। तो ये जो कोस्मोस 482 है, ये पार्ट ऑफ अ वीनस एक्सप्लोरेशन मिशन था जिसको लॉन्च किया गया था 1972 में। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट मिशन था जो आपका 1972 में लॉन्च हुआ था, और इसका डेबरी कल 11 मई को इंडोनेशिया के जो जकार्ता रीजन है नियर इंडियन ओशन, वहां फॉल हुआ है। इससे कोई कैजुअलिटी तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इससे पता चल रहा है कि इन फ्यूचर क्या है, ऐसी जो घटनाएं हैं वो और ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसीलिए क्या है, अभी एग्जाम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्री में जो फैक्चुअल चीजें हैं वो पूछी जाएंगी, जैसे कि ये जो आपका कॉस्मोस 482 जो स्पेसक्राफ्ट था, ये आपका वीनस 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 प्रोग्राम था। ये जो सोवियत का जो वेनेरा प्रोग्राम था, उसके तहत ये वीनस को एक्सप्लोर करने वाला था। तो क्या हुआ, ये आपके किसी आपके फॉल्ट के चलते हुए जो कॉस्मोस 482 है, ये स्टक रह गया इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो अर्थ में ही रह गया, लगभग 400 से 500 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही ये रुक गया, ये वीनस में एंटर नहीं कर पाया। और अगर ये एंटर करता तो उसका टेम्परेचर, वीनस का प्रेशर, विंड, विजिबिलिटी, ये सभी चीजों को आपका रिकॉर्ड करता। ये सभी चीजें आपकी इंस्ट्रूमेंट इसमें इक्विप्ड थी। तो अभी ये जो मिशन है बहुत पुराना मिशन है,
इसमें अभी ये जो भी इंफॉर्मेशन है, ओके, मिशन जो था वेनेरा था, जो स्पेसक्राफ्ट था वो था आपका कॉस्मोस 482, क्या ये वीनस तक पहुंचा था? नहीं पहुंचा था, आपका लो अर्थ ऑर्बिट में ही रह गया था। और ये लगभग अभी आपका 53 ईयर्स बाद इसका जो मलबा रह गया था वो धरती पे गिरा है, री एंट्री हुआ है इसका। ओके, तो अभी इससे प्रीलिम्स में ये सभी चीजें क्लियर। नेक्स्ट मेंस में हमें क्या देखनी है, जो स्टेट जो आपके स्पेस जो सेक्टर है उसको लेके कोई ट्रीटी है क्या? तो इसमें अभी कंसर्न रेज हो रहा है कि जो स्पेस का डेब्रीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 है, इसके अंदर क्या ऑब्लिगेशंस या फिर क्या लाइबिलिटीज रखे गए हैं? तो वैसा कोई खासा फ्रेमवर्क अभी तक, कोई बाइंडिंग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क नहीं है डी ऑर्बिटिंग जो डीफंक्ट सैटेलाइट है उसके लिए। तो इसीलिए क्या बताई जा रही है कि आउटर स्पेस ट्रीटी जो आपके स्पेस जो सेक्टर है उसको ग्लोबल लेवल पे गवर्न करता है बाय दिस लॉ। तो इसको क्या करना है, इसके अंदर इसमें चेंजेस लानी है और बाइंडिंग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बनाना है, ताकि इस तरह की जो डेब्रीज है वो अगर आपकी इन फ्यूचर फॉल हो तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो भरण है, उसका जो आपका कंपनसेशन है कौन देगा, लॉस का कंपनसेशन। तो ये सभी चीजें एग्जाम में इन फ्यूचर पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये जो आउटर स्पेस ट्रीटी है ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है प्री में, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाई फार्मर्स प्रीफर राइस एंड व्हीट। तो अभी व्हीट क्या है, एक आपका रबी क्रॉप है और राइस एक खरीफ क्रॉप है। तो जून जुलाई के समय इसको आपका कल्टीवेट किया जाता है और भाई नवंबर एंड तक इसका आपका हार्वेस्टिंग होता है। और व्हीट राइस के बाद इसका आपका कल्टीवेशन होता है और बाई आपका फेब्रवरी मार्च इसका आपका इसका कटाई होता है। ओके, तो कल्टीवेशन होता है ठंड में, कटाई होती है आपके स्प्रिंग में। और इसका जो कल्टीवेशन है वो होता है आपके समर सीजन में, जब साउथ वेस्ट मानसून आती है, क्योंकि ये वाटर गजलिंग क्रॉप है। और इसकी कटाई होती है नवंबर में। तो अभी फार्मर क्यों बार बार आपका राइस एंड व्हीट को ही प्रेफर करते हैं, क्यों मोनोक्रॉपिंग में शिफ्ट हो गए हैं, और क्यों मिलेट जैसी जो आपकी न्यूट्रिशियस क्रॉप है जिससे जिसमें इंटरनेशनल डिमांड भी है, तो इन क्रॉप को क्यों प्रेफर नहीं किया जा रहा है? तो ये एक सवाल इसमें बना है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि इसमें पास्ट में हमने देखा कि आपके जो एमएसपी है उसके वजह से फार्मर को क्या है, एक अच्छा प्रिडिक्शन मिल जाता है कि उनको अच्छा प्राइस मिलेगा अगर कोई आपका मार्केट में प्राइस क्रैश होता है। तो इसीलिए क्या है, उनको राइस और व्हीट उगाने में सहूलियत होती है। लेकिन इस आर्टिकल में आपके जो ऑथर है उन्होंने एमएसपी जो एमएसपी के तहत जो एफसीआई का प्रोक्योरमेंट है उसी को एकमात्र रीजन नहीं बताया है कि फार्मर इसीलिए राइस और व्हीट प्रीफर नहीं करते हैं। फार्मर राइस और व्हीट इसीलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन राइस और व्हीट में बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स अवेलेबल है, वो भी इजीली अवेलेबल है, और लोगों को क्या है इसके ऊपर नॉलेज भी अच्छा खासा है देन मिलेट। तो इसीलिए क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, आपके जो फार्मर्स हैं वो राइस एंड व्हीट को ही कल्टीवेट करने को प्रेफर कर रहे हैं। तो इसीलिए एमएसपी सिर्फ एक अलोन रीजन नहीं है। तो अभी इसके आपके राइस और व्हीट के को आपका कम करने के लिए, इसका कल्टीवेशन कम करने के लिए, या फिर आपका जो मल्टी क्रॉपिंग को इन्हांस करने के लिए, ताकि हम सस्टेनेबल फार्मिंग कर सके, उसके लिए क्या है, जो आपकी गवर्नमेंट है उनको सिर्फ एमएसपी पे ध्यान देने से नहीं होगा कि आप मिलेट पे एमएसपी दे दें या फिर आप जो पल्सेस है उसमें एमएसपी दे दें। एमएसपी तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है, लेकिन क्या करना पड़ेगा इसके अलावा कि फार्मर्स को जो अदर डिफरेंट इनपुट्स चाहिए फॉर मिलेट प्रोडक्शन एज वेल एज फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन एंड ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, तो उसके लिए क्या है, डिफरेंट तरह से रिसर्च करके जो आपके
अच्छे सीड्स है उसको अवेलेबल कराना जरूरी रहेगा। फार्मर्स को इन चीजों के ऊपर जो आपका एक्सटेंशन सर्विस होता है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस, ट्रेनिंग देना, सॉइल की टेस्टिंग करना, ये सभी चीजें प्रोवाइड करनी जरूरी रहेंगी फार्मर्स को। तो वो सभी चीजें इसमें कही गई है। तो ये आर्टिकल अभी कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है प्री या फिर मेंस के लिए? तो प्री के लिए आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट ने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्कीम दिया है, जैसे नेशनल मिलेट मिशन है, तो वो चीजें पूछी जा सकती है। फिर ऑयल सीड्स के लिए, ऑयल पाम के लिए भी मिशन है, वो पूछी जा सकती है। हॉर्टिकल्चर के लिए जो मिशन है उसको पूछा जा सकता है। देन मेंस में क्या पूछा जा सकता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लिंक करके पूछा जा सकता है कि राइस वेट का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। फिर फूड सिक्योरिटी के साथ इसका लिंक करके पूछा जा सकता है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को लिंक करके पूछा जा सकता है, क्योंकि राइस वेट क्या है, फूड सिक्योरिटी को तो इसने प्रोवाइड किया है, लेकिन जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसके लिए पल्सेस एंड मिलेट का जो सर्ज है वो होना जरूरी है। और पल्सेस एंड मिलेट जब उगाई जाएंगी तो उससे सॉइल का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा रहेगा, और ये क्लाइमेट स्मार्ट होगा, क्योंकि जो आपका पल्सेस है या फिर जो मिलेट है वो क्या करती है, आपकी लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। बहुत कम वाटर, बहुत ही कम इनपुट लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सभी चीजें कम चाहिए। बाकी अभी के समय पे चाहिए क्या? एमएसपी तो ऑलरेडी दिया हुआ है इन मिलेट्स में या फिर आपके पल्सेस में। जरूरी ये है कि प्रोक्योरमेंट का जो फैसिलिटी है उसको बढ़ाया जाए। सेकेंडली, जो फार्मर्स एक्सटेंशन सर्विसेज देनी है, फार्मर्स को इसके रिगार्डिंग नॉलेज देनी जरूरी है। देन अदर जो इनपुट्स चाहिए, लाइक बढ़िया सीड अवेलेबल होना जरूरी है, इसके लिए जो मार्केट फैसिलिटी है वो होना जरूरी है। फिर जो आपके पोषण अभियान है उसके तहत राइस की जगह आपके मिलेट्स को प्रमोट करना, पल्सेस को प्रमोट करना जरूरी है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन इस बार बन सकता है, पूरा चांसेस है, ध्यान रखिएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में यूजुअली। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहला आर्टिकल जो देखा हमने एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, तो इकोनॉमी में तीन थीम रहती है, जो मोटा मोटा तीन सेक्टर है वो देखा जाए तो पहला प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हमने एग्रीकल्चर ले लिया, या फिर माइनिंग हो या फिर फिशरी हो या फिर फॉरेस्ट्री हो, जो प्राइमरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर। ओके, तो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, फूड सिक्योरिटी से लिंक करके, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से लिंक करके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से लिंक करके, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको लिंक करके, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको लेके, मिलेट को प्रमोट कर रही है, पल्सेस को प्रमोट कर रही है, ऑयल सीड्स को प्रमोट कर रही है, ओके, हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रही है, तो वो चीजें इसमें लिखनी होंगी। तो ये एक थीम हो गया। दूसरा थीम इसमें अभी आ गया क्या? मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। तो मैन्युफैक्चरिंग किसके अंदर आ जाता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। और टर्चरी सेक्टर क्या है? सर्विसेज सेक्टर, जो ऑलरेडी क्या है आपका डेवलप है। तो अभी इसमें क्या कहा गया है कि अ फंडामेंटल रेस्ट टू ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। तो क्या फंडामेंटल चीजें हैं जिनको डेवलप करना पड़ेगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ? तो आज के समय पे आप देखिए तो जो मैन्युफैक्चरिंग है ये एक हाईली क्या है, टेक्नोलॉजिकल काम हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो इसीलिए अभी क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग को का ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमारे देश में जो आपका टेक्निकल एजुकेशन है, फिर जो कोर इंजीनियरिंग है एंड इनोवेशन है, उसमें ज्यादा फोकस करना जरूरी है। और हमारे एजुकेशन में ओवरहोलिंग करने के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है 2020 में, जो रोट लर्निंग को त्याग रहा है, छोड़ रहा है, और इनोवेटिव लर्निंग को प्रमोट करने वाला है, तो उसको क्या करना है, और ज्यादा स्पीड अप करना है, ताकि हमारे जो पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यंग हमारे एस्पायरिंग यूथ है, उनको बेटर एजुकेशन दिया जा सके, बेटर टेक्निकल एजुकेशन, कोर इंजीनियरिंग सिखाई जा सके, और इनोवेटिव चीजें करने के लिए उत्साह दिया जा सके बाय गवर्नमेंट। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कोई भी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, कोई भी इकोनॉमी में ग्रोथ आने के लिए सबसे जो बड़ा कंपोनेंट है वो है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का कैपेसिटी बढ़ना बहुत जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो स्किल्ड होना जरूरी है, मतलब ह्यूमन को रिसोर्स बनाना जरूरी है, स्किल करना है उसको, एजुकेशन देना है स्टेम में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तभी वो क्या कर पाएंगे, आपके जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, उसको बेटर कर पाएंगे।
ओके, सिर्फ आपने मशीन लगा दिया, इंडस्ट्री लगा दी, उससे तो वो चलेगा नहीं, उसके लिए बेटर ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है कि हमने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी तो लिया 2011, फिर मेक इन इंडिया 2014। तो अभी इसको बूस्ट करने के लिए जरूरी क्या है, आपकी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको बेटर करना जरूरी है। क्योंकि आज के समय पे मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत हो रहा है। ऑटोमेशन हो रहा है, रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है हमारा, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो उसमें हमें टेक से भी पर्सन की ज्यादा जरूरत है। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस है उनको टेक्नोलॉजी में ज्यादा लेवरेज हासिल करनी जरूरी रहेंगी। हाई स्किल टेक लेड प्रोडक्शन हमें करना होगा, तभी हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ सकते हैं एंड बाय 2047 विकसित भारत बन सकते हैं। तो इसमें आप अभी ध्यान रखिएगा, ये जो भी स्कीम्स है इनको मेंशन करना पड़ेगा। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये जो भी चीजें हैं इसको हम मेंशन करके क्या करेंगे, हमारा जो आपका टेक्निकल एजुकेशन है उसको और बेहतर बनाएंगे, कोर इंजीनियरिंग में और बेहतरीन डेवलपमेंट करना होगा, और इनोवेशन के लिए ज्यादा R&D में स्पेंडिंग करना होगा। क्योंकि अभी हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंडिंग है वो 0.65% है, चाइना में 2.4% है, यूएसए में 3.5% है। तो इसीलिए देख सकते हैं चाइना सेकेंड लार्जेस्ट, यूएसए आपका फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन वर्ल्ड। ओके, तो हमें अगर आगे बढ़नी है तो इन सभी चीजों में ध्यान देना होगा। और हमारा पर कैपिटा जो वैल्यू एडिशन है वो भी बहुत कम है, जो कि आपके डेवलप्ड नेशंस में क्या है, बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करता है। मतलब एक पर्सन के अंदर जितना आपका कैपेबिलिटी होगा उसके हिसाब से वो ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाएगा। ओके, जो मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी, उसको ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ये सभी चीजें क्या करनी है, ग्लोबल रेफरेंसेस हमको लेने जरूरी है। फिर आपका जो R&D का स्पेंडिंग है उसको बढ़ाना जरूरी है, स्किल एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने जरूरी है। ओके, फिर आपके जो अब हमारा जो रोट लर्निंग का मेथड है उसको छोड़ना जरूरी है। ओके, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये इन सभी चीजों में ध्यान देना जरूरी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया ट्रांसमिशन ऑफ रेपो रेट चेंजेस हैज इम्प्रूव ओवर टाइम। तो अभी इसमें ये पॉजिटिव न्यूज है कि अभी रेपो रेट कौन डिसाइड करता है, बाय RBI 6 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। जिस 6 मेंबर में 3 आपके गवर्नमेंट के ओर से, 3 RBI के ओर से होते हैं, जो क्या करते हैं आपके देश में हमारा जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसको गवर्न करता है, रेपो रेट को डिसाइड करता है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके और मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको बरकरार रखा जा सके, ताकि देश का इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यू रहे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या होता है, RBI जब रेपो रेट को कम करती है तो उससे क्या है, लोन बैंक में सस्ते होने चाहिए, लेकिन देखा जाता है कि जो रेपो रेट RBI घटाती है, बाकी जो कमर्शियल बैंक है वो उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्या है, RBI ने समय के साथ जो आपका लेंडिंग रेट में जो चेंजेस लानी जरूरी रहती है उसको और आपका रियल टाइम में चेंजेस लाने के लिए जो पुराना सिस्टम था उसको, जो ओपेक था, ओके, उसको या फिर पोर ट्रांसमिशन था उसको चेंज करते हुए EBLR में लाया है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट में लाया है। पहले क्या था, बेस रेट था, फिर MCLR आया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, फिर EBLR आया। तो यही सभी चीजें इसमें कही गई है कि जो अभी के समय पे आप देख रहे हैं, जो ट्रांसमिशन ऑफ रेपो रेट है अभी RBI ने घटा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कमर्शियल बैंक में घट जाएगा, कमर्शियल बैंक को प्रोएक्टिवली घटाना पड़ेगा आफ्टर RBI जब रेपो रेट कम करेगी। तो इसीलिए जब कम नहीं करती है तो इसीलिए क्या है, RBI ने ये सभी चेंजेस लाए हैं। तो बेस रेट, MCLR, EBLR, तो ये हम अपने जो फाउंडेशनल इकोनॉमिक्स कोर्स है उसमें ये सभी चीजें बताते हैं। अभी ये बहुत लंबा खींचेगा, ध्यान रखिएगा कि ये जो 3 है ये आपके इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है बाई दी शेड्यूल कमर्शियल बैंक। बेस रेट था प्री 2016, MCLR इसमें भी प्रॉब्लम रही थी ट्रांसपेरेंसी में, इसीलिए EBLR लाया, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को लाया गया, ताकि जो रेपो कम करती है RBI, उस कम करते ही
उसका रियल टाइम ट्रांसमिशन होना चाहिए। बैंक को भी अपना लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करना चाहिए। वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा, प्री में बन सकता है। और बाकी मेंस में आपको क्या है, ये EBLR MCLR ये सब सीधा सीधा नहीं पूछेगा, ये प्रीलिम्स की चीजें हैं। मेंस में क्या पूछेगा कि कैसे जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसे समय के साथ अच्छा ट्रांसमिशन कर रही है और देश में ग्रोथ को बढ़ा रही है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख रही है। वैसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर RBI का मॉनेटरी पॉलिसी का ग्रोथ में क्या रोल रहता है, जॉब क्रिएशन में क्या रोल रहता है, ये ऐसे सवाल बन सकते हैं। क्योंकि RBI जितना क्या करेगा, आपका इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर पाएगा, 2 to 6% जिसको कंट्रोल करना होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जो अभी लगभग 4% में है, मतलब सही है आपका। जिस रेंज में होना चाहिए 4% है तो मतलब आपका बैलेंस में है। ओके, उससे भी घटता है 2 आ जाता है तो उससे डिफ्लेशन होता है, वो भी सही नहीं है इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ तो भी सही नहीं है। तो इसीलिए आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल और लिक्विडिटी को जो लिक्विडिटी का जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, हाउ ड्रोन्स आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ वार। तो अभी जो वार का अभी आप देख रहे हैं कि आज के समय पे 21st सेंचुरी में जो वार हो रहे हैं वो आपके जो कन्वेंशनल वारफेयर मेथड थे उससे कहीं आगे निकल चुके हैं। तो एक समय पे आप देख सकते हैं कि टैंक का इस्तेमाल हुआ करता था, फिर आपका एयरफोर्स का जो इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, फिर आप देख सकते हैं कि आज के समय पे ड्रोन का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी इसमें कुछ हिस्ट्री बताई गई है कि कैसे आपका ड्रोन का इस्तेमाल चालू हुआ, कब से। ओके, तो इसका सर्च कैसे हुआ था पहले, तो आज की तरह ड्रोन तो नहीं था, लेकिन इसका सर्च वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था। फिर इंटर वॉर पीरियड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच आप देख सकते हैं। फिर कोल्ड वॉर के समय, ओके, फिर आप बल्कान वॉर में देख सकते हैं, फिर 2000 ऑनवर्ड्स देख सकते हैं। और प्रॉपर जो ड्रोन का इस्तेमाल है वो 2000 के बाद ही हुआ है, जब 9/11 अटैक हुआ था उस समय आपके उसके रिटालिएशन में, ओके, उसको उसके रेस्पॉन्स में USA ने आपका प्रीडेटर एंड हेल फायर नाम का कुछ फर्स्ट आर्म जो UAV है, आर्म आर्म आर्ममैन एरियल व्हीकल, मतलब जिसमें कोई पायलट नहीं रहता है, ओके, जो अनमैन्ड होता है, UAV का मतलब हो गया अनमैन्ड आर्म व्हीकल। तो उससे क्या किया था, आपके जो एक्सप्लोजिव है उसको एक्सप्लोड किया था। तो ये 2000 ऑनवर्ड से, बाकी इससे पहले ड्रोन का टर्म कब यूज हुआ था, तो जो टर्म है वो पहला इंटरवार पीरियड में यूज हुआ था। ओके, तो ये सभी चीजें इसमें थोड़ी सी आपकी क्या है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन बताई गई है। वैसे हमें ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन इतना जरूरी नहीं रहेगा एग्जाम के लिए। बाकी अभी पूछा जा सकता है कि आज के 21st सेंचुरी है, इसमें ड्रोन का क्या महत्व है। क्योंकि ड्रोन आप क्या, ड्रोन के जरिए क्या होता है, क्या ऑफर करता है ये, जीरो पायलट रिस्क। ओके, जीरो पायलट रिस्क होता है, तो इसमें जो हमारे फोर्स है उनकी कैजुअलिटी कम रहती है, हमारा फोर्स इंटैक्ट रहता है। हाई प्रिसीजन विथ लो कॉस्ट, एकदम आप जो टारगेट है उसमें सीधा अटैक कर सकते हैं, और कॉस्ट भी क्या है, बहुत कम लगता है। देख सकते हैं कितना छोटा डिवाइस है, एक बड़े डिवाइस से तो इसमें क्या है, कम कॉस्ट ही लगेगा। और इसमें कोई इंसान की कैजुअलिटी, मतलब इंसान की मतलब क्या, स्पेशली जो फोर्स है उसकी कैजुअलिटी नहीं रहेगी। फिर रैपिडली डिप्लॉय किया जा सकता है, एक ड्रोन को हम रिमोटली उसको इजीली एक जगह से दूसरे जगह ले जाके अटैक करवा सकते हैं, और फ्लेक्सिबली हम अपने मिशन को प्लान कर सकते हैं। मास स्वार्म अटैक, एक साथ में बहुत सारे ड्रोन भेज के हम किसी के जो मिसाइल सिस्टम है इवन उसको भी क्या कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं। तो वही चीजें क्या कर रहा है, पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया का जो आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या फिर ऐसे ड्रोन के लिए अगेंस्ट जो डिफेंस सिस्टम है वो काफी रोबस्ट है, तो इसीलिए हम क्या है, हमारे जो आपके बॉर्डर है वो हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। और इसीलिए अभी इंडिया ने भी क्या किया है, जो 2020 के बाद, पोस्ट 2020 हमने जो जितना ड्रोन एक्वायर किया है ऑलमोस्ट 80% पोस्ट 2020 ही एक्वायर किया है। तो इससे पता चलता है कि एक ड्रोन का एज आ गया है वारफेयर में। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इस बार ड्रोन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, कि क्या आपका जो ड्रोन है वो कैसे स्ट्रेटेजिक
कैपेबिलिटी बढ़ाता है, या फिर सीधा ड्रोन के ऊपर ना भी पूछे तो आपके 21st सेंचुरी का जो वारफेयर है उसमें क्या नया इनोवेशन, नई टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है, तो वो सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अभी अगर आप इधर ध्यान दें तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें आपकी नेवी की कैपेसिटी में ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो कैसे आपका जो ब्रिटेन एक समय पे नेवी में बहुत पावरफुल था, उसके बाद जर्मनी पावरफुल हुआ। ओके, और इन रीजन से भी क्या है, वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। देन आपका इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो टैंक है उसका सर्च ज़्यादा होने लगा। फिर कोल्ड वॉर के समय पे आप देखें तो उस समय न्यूक्लियर पावर का सर्च होने लगा, और आज के समय पे क्या है, ड्रोन का इस्तेमाल काफी बढ़ रहा है। इट मीन्स वारफेयर टेक्निक्स चेंज हो रही है। तो वही सभी चीजें इसमें फिर से मेंशन किया गया है। ड्रोन का क्या रोल है, सर्विलियंस भी कर सकता है, टारगेट कर सकता है, ऑफेंसिव स्ट्राइक कर सकता है, स्वार्म वॉरफेयर कर सकता है। अभी ये स्वार्म वॉरफेयर क्या है, सीधा सीधा प्रीलिम्स में बन सकता है कि स्वार्म वॉरफेयर क्या है, कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें इस्तेमाल किया जाता है। मास ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, एक ही साथ में बहुत सारे ड्रोन को छोड़े जाते हैं ताकि टारगेट में अटैक या फिर हिट किया जा सके विथ एक्सप्लोजिव। इसमें ड्रोन में एक्सप्लोजिव भी लगाई रहती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इस आर्टिकल में डिस्कशन हो रहा है अबाउट इंडिया का जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्क किया। ओके, जो पाकिस्तान का स्वार्म ड्रोन अटैक था, तो अभी देखा ना हमने, जो स्वार्म ड्रोन अटैक था, तो उसके अगेंस्ट हमारे जो आपके मिसाइल सिस्टम है, ओके, एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो उसने कैसे फंक्शन किया, जैसे S-400 में, फिर बराक 8 में। तो ये क्या है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है। जो एयर में अगर कोई देश हमें क्या करता है, मिसाइल से अटैक करता है, ड्रोन से अटैक करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, पहुंचने से पहले, टारगेट में पहुंचने से पहले ही उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो डिफेंसिव कैसे ऑपरेशंस किया गया थ्रू एयर डिफेंस सिस्टम, तो इसमें बराक 8 का जिक्र किया गया है। तो जिसने क्या किया, जो आपका फतह 2 जो मिसाइल छोड़ा था बाई दी पाकिस्तान, तो उसको सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये क्या कर रहा है अभी, हमारा जो डिफेंस कैपेबिलिटी में, हमें अपने डिफेंस कैपेबिलिटी में अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है। ओके, क्योंकि हम अभी जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी तकनीकी चीजें खरीद के लाते हैं अपने डिफेंस को, अपने डिफेंस के लिए, अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट एनिमी नेशन, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो वार के समय क्या हो जाता है, वो चीजें कितनी वर्क कर रही है वो भी पता चल जाता है, और हमने जो भी स्पेंडिंग किया है क्या वो सही था या नहीं, वो भी हमें पता लगता है। तो अभी जब S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जब प्रोक्योर करने वाले थे हम, बहुतों ने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो क्रिटिसिज्म थी वो फ्यूटाइल थी। ओके, जब दुश्मन से घिरे हो देश तो इस तरह के सामान हमें प्रोक्योर करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बाकी अभी प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, जो बराक 8 है ये कैसे डेवलप किया गया है, बाय इंडो इजरायली टेक्निक इसको डेवलप किया गया है जॉइंटली। फिर जो S-400 है ये आपका प्योरली रशियन ओरिजिन है। ओके, फिर जो ब्राह्मोस आपका सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको आपका डेवलप किया गया है बाय रशिया एंड इंडिया जॉइंटली। तो ये सभी चीजें ऑलरेडी प्रीलिम्स में डिफरेंट एग्जाम में पूछी गई है और आने वाले एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो इसीलिए जो भी डिफरेंट वारफेयर टेक्निक, जो भी मिसाइल इस्तेमाल किए गए, इन चीजों को पूछा जा सकता है। ओके, फिर आप देख सकते हैं जो चाइना की टेक्नोलॉजी है। ओके, जो चाइना का एयरक्राफ्ट था, तो उसका भी क्या है, डिस्ट्रक्शन देखा गया जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल कर रहा था अगेंस्ट इंडिया। तो ये सभी चीजें भी आप इसमें देख सकते हैं, पूछा जा सकता है सीधा सीधा। J-35 ये किसका, आपका स्टेल्थ ड्रोन है। ओके, तो ये जरूरी रहेगा। नेक्स्ट, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें बाकी चीजें पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है, जस्ट हाउ इनोसेंट आर सिविलियन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर। तो अभी इसमें क्या है, सिविलियंस को क्रिटिसाइज किया गया है कि आपका जो सिविलियंस है उनको इनोसेंट माना जाता है। ओके, लेकिन कितने दूर इनोसेंट है जो सिविलियंस है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो सिविलियंस होते हैं, बिकॉज ऑफ सिविलियन डिफरेंट रायोट्स आप देख सकते हैं, डिफरेंट समय पे डिफरेंट कम्युनल जो फ्लेयर अप है उसको भी देख सकते हैं।
और ये सभी चीजें क्या करती है, आपके सिमर हो के एक समय वार का रूप ले लेती है। ओके, वो ये मैं सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं बता रहा हूँ, इसमें इन जनरल बताया गया है कि हम सिविलियंस को जितना इनोसेंट मानते हैं इस आर्टिकल के हिसाब से, उतने इनोसेंट एक्चुअली होते नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे जर्मनी में देखिए, तो जर्मनी में आपके जो जीव का जो मास किलिंग हुआ, जेनोसाइड हुआ बाय द हिटलर, तो हिटलर का जो इतना सपोर्ट था वो आया किससे था, जो सिविलियंस थी उन्हीं से आया था। तो जो आपके लीडर होते हैं या फिर जो लीडर वार करते हैं, जेनोसाइड कर लेते हैं, तो उनका क्या होता है, उनको सपोर्ट किसका रहता है, इनोसेंट सिविलियंस का ही रहता है। तो इसमें ये क्रिटिसाइज किया गया है कि जो सिविलियंस है वो जितने इनोसेंट होते हैं दिखते हैं उतने होते नहीं है, उनका भी आपका जो वार है उसमें इनडायरेक्टली बहुत सारा प्रोत्साहन रहता है। वार के समय नहीं रहता है, लेकिन वार से पहले रहता है, क्योंकि वार से पहले वो सोसाइटी में ऐसे लीडर्स को चुनते हैं या फिर ऐसे लीडर्स को सपोर्ट करते हैं कि जिससे क्या है, आपका कट्टरपंथी जो चीजें हैं वो फैलता है, फंडामेंटलिज्म फैलता है, और फाइनली ये चीजें कल्मिनेट करती है आपकी वॉर में। ओके, और बाद में इसका जो आपका लॉस है वो भी झेलना पड़ता है, किसको, सिविलियंस को। इसीलिए इसमें कहा गया है कि सिविलियंस को जो है सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी जरूरी है, क्योंकि एक देश आपका क्या है, जो पावर एक्वायर करता है, जो लिजिटिमेसी, जो अथॉरिटी एक्वायर करता है, उसमें सिविलियन पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा अहम रोल रहता है। ओके, वो ध्यान रखिएगा। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, एथिक्स के पेपर में हो सकता है। इसका इस्तेमाल अगेन कहाँ हो सकता है, आपका जीएस पेपर, जीएस पेपर नहीं, एसएमएस का इस्तेमाल हो सकता है। देन अगेन सोसाइटी में भी इसका इस्तेमाल रह सकता है कि अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल जब वार होता है एक दूसरे देशों के साथ, तो पूरा देश का पॉपुलेशन एकजुट हो जाता है अपने देश के लिए, जो सही भी है और होना भी चाहिए। लेकिन वही पॉपुलेशन जब आपका पीसफुल माहौल रहता है, जब कोई वार सिचुएशन नहीं रहता है, तब देश के अंदर लड़ती झगड़ती रहती है कम्युनिटी के नाम पे, फिर कम्युनल राइट्स जैसे चीजों को बढ़ावा देती है। तो इसमें ये कहा गया है, दे वोट, फिर रायोट में भी वो सपोर्ट करते हैं या फिर रहते हैं, चीयर करते हैं वार को। ओके, फिर फंड करते हैं टेररिज्म को, हेट फैलाते हैं थ्रू आपके स्पीच। ओके, फिर कीबोर्ड एक्टिविज्म के जरिए। तो ये सभी चीजें क्या है, ओवरऑल जो वार का डॉक्ट्रिन है उसको कहीं ना कहीं आपका इनहांस करता है, सपोर्ट करता है। ओके, तो वही चीजें कही गई है। काफी इंसाइटफुल लगा मुझे ये आर्टिकल। ओके, ओवरऑल समझ एक बनाने के लिए आपको जरूरी रहेगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। वर्ल्ड शुड टेक नोट ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि अभी जो पाकिस्तान में के पास जो न्यूक्लियर है, तो लगभग जो 150 के लगभग उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, कहीं मेंशन होगा, ये रहा। तो 150 न्यूक्लियर वारहेड्स है, जिससे वो क्या करते हैं, कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तबाही कर सकते हैं। तो शॉर्ट रेंज में देखे, मीडियम रेंज में देखे, या फिर आपके सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स में अगर देखे, तो ये उनका जो सिस्टम है उसका नाम है नासिर, शाहीन, बाबर। ओके, तो ये अभी 150 न्यूक्लियर हेड वार हेड बहुत ज्यादा है, जो क्या कर सकते हैं, एक देश को नहीं एक रीजन को खत्म कर सकते हैं। तो अभी पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर एक्वायर किया, जो ऐसा एक देश है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसके देश में क्या है, आपके जो अथॉरिटी है उसमें ही आपकी कंफर्मिटी नहीं है। कभी आपका मिलिट्री जुंटा का रूल आ जाता है, कभी सिविलियन गवर्नमेंट रूल करती है। ओके, तो इससे क्या है, जो न्यूक्लियर है उसका इन फ्यूचर में आपका गलत हाथों में जाके इसका मिसयूज हो सकता है, और ये क्या करेगा, डिवास्टेशन क्रिएट करेगा फॉर वर्ल्ड। ये सिर्फ एक नेशन का कंसर्न नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें इंडिया का हमारा कंसर्न है, इंडिया का कंसर्न है, ये वर्ल्ड का कंसर्न है। इसीलिए वर्ल्ड को इस बात में ध्यान देनी चाहिए, यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को, बाकी जो रेस्पॉन्सिबल पावर है लाइक इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूएसए है, स्पेशली यूएसए जो है, इनको ध्यान देना चाहिए कि जो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, इसका कभी भी इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, और गलत हाथों में ये जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में जो आप देखते हैं कि जो टेररिज्म है उसका स्टेट के साथ एक क्लोज एफिनिटी है, क्लोज कनेक्शन है। इवन पाकिस्तान टेररिज्म को अपनी स्टेट पॉलिसी में इस्तेमाल करता है, स्ट्रैटेजिकली उसको इस्तेमाल करता है।
तो कल को अगर ये चीजें न्यूक्लियर जैसे जो आपके मास डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं, ये क्या कर सकती है, हैवॉक क्रिएट कर सकती है ग्लोबल लेवल में। ओके, डिफरेंट रीजन। तो इसीलिए इसमें क्या करना है, अभी ग्लोबल कम्युनिटी को इन चीजों में ध्यान देना है। और पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं देश लाइक टर्की, अजरबैजान या फिर यूएसए भी क्या है, इनडायरेक्टली तो सपोर्ट ही कर रहा है। कैसे? बाय गिविंग देम हेल्प ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ वार। तो वेपन नहीं दे रहा है तो क्या, पैसे तो दे रहा है। और जो पैसे है उसमें ये तो एक्सक्लूड नहीं किया गया है कि जो आपके ग्रांट दिए गए हैं बाय आईएमएफ, उसको आपके मिलिट्री में खर्च नहीं किए जा सकते, वो खर्च किए जा सकते हैं। तो इसीलिए जो पावरफुल देश है ग्लोबल लेवल में, उनको इन चीजों का कंसर्न रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के जरिए कैसे हार्मफुल कंटेंट को बनाए जा सकते हैं। तो हमने लास्ट ईयर ही शायद देखा था कि जो एक्ट्रेस है साउथ की रश्मिका मंदाना जी, मुझे जितना तक याद आ रहा है, तो उनका कुछ मॉक वीडियो बना था। देन जो आपके इंटरनेशनल लेवल में जो लीडर है लाइक जैसे जेलेंस्की जी, उनका भी आपका जो मॉक वीडियो बना था। मतलब कुछ ऐसे वो स्पीच दे रहे थे, एक्चुअली में वो नहीं दे रहे थे, वो एआई जनरेटेड कंटेंट था। फिर अभी इसमें ये कंसर्न भी आया है कि एआई जनरेटेड क्या है, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल भी बनाई जा सकती है। हाईली वल्नरेबल है ये चीजें। ओके, तो ये आपका रिपोर्ट आया है बाय एनक्रिप्ट एआई। तो अभी ये क्या है, ये चीजें आप मेंस में जिक्र कर सकते हैं कि एनक्रिप्ट एआई का जो आपका रिपोर्ट है उसमें ये सभी चीजें रिवील हुई है कि आपके डिफरेंट हार्मफुल कंटेंट बनाने में एआई का इस्तेमाल हो सकता है और इवन हो रहा है। तो इसको क्या करना है, ग्लोबल लेवल में इसके लिए नॉर्म्स बनानी जरूरी है और नेशनल लेवल में नॉर्म्स बनानी जरूरी है। और जो आपके एआई कंपनी है उनको भी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करना जरूरी रहेगा, ताकि एआई के जो भी हार्मफुल इससे जो कंटेंट बन सकती है उसको टेकल किया जा सके। तो इन फ्यूचर क्या है, एआई के ऊपर जीएस पेपर 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, इवन ऐसे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर जगह में है। इकोनॉमी में भी है, गवर्नेंस में भी है, सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट में और सोसाइटी के आपके हार्म में भी इसका कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए क्या है, ये सभी चीजें आपको देखनी जरूरी रहेंगी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है एस्ट्रॉइड YR4 might miss Earth. Will it miss the moon too? तो अभी जो YR4 जो है ये एक एस्टेरॉइड है। तो एस्टेरॉइड क्या है, ऐसे रॉकी डेबरी है जो आपकी क्या करती है, घूमती रहती है बिटवीन जुपिटर एंड मार्च। ये ऑर्बिट करती रहती है सन के। तो कितना सारा आप इसमें देख सकते हैं एस्टेरॉइड। ये पूरा एस्टेरॉइड बेल्ट ही है और ये जो भी है एस्टेरॉइड्स है। ओके, ये आपके रॉकी डेब्रिस है। और फिर ये जो आप इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ओके, क्यूपर बेल्ट कहाँ पे है, नेपच्यून के बाद ही जो बेल्ट है वो आपका क्या है, क्यूपर बेल्ट है। तो अभी ये जो एस्ट्रॉइड है ये आप देख सकते हैं अर्थ के एकदम लगभग है। तो ये जब घूमती रहती है ये कभी क्या करती है, अपने ट्रेजेक्टरी को छोड़ के अर्थ की ओर भी आ सकती है। और ये अर्थ से भी कभी कई गुना ज्यादा मैसिव होती है। और ये अगर अर्थ से टकराती है तो इससे क्या है, अर्थ में आपका डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। तो अभी इसमें स्पेशली आपका जो YR4 जो एस्ट्रॉइड है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि ये अर्थ को मिस कर देगा, ये अर्थ से नहीं टकराएगा। ओके, ऐसा नासा ने पहले भी इसके ऊपर आपका प्रिडिक्शन दिया है। लेकिन ये मून से टकरा सकता है 2030 के बाद। और ध्यान रखिएगा ये ऐसे जो एस्ट्रॉइड्स है, ये जो अर्थ के ओर आते हैं, इनका जो ट्रेजेक्टरी है उसको चेंज किया जा सकता है फ्रॉम अर्थ। कैसे चेंज किया जा सकता है, बाय लॉन्चिंग रॉकेट। तो अर्थ से आपके जो जैसे सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है उसी तरह से क्या है, रॉकेट लॉन्च करके इससे टकराया जाता है, ताकि इसका जो पाथ है, जो ट्रेजेक्टरी है, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया जा सके, जिससे ये क्या है, अर्थ से ना टकराए। तो ये ऐसा एक डिजास्टरस चीज है जिससे हम बच सकते हैं। तो बाकी अभी ये जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट किसके लिए रहेगी, प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, इन इंफॉर्मेशंस को ध्यान रखिएगा, इस एस्ट्रॉइड का नाम को याद रखिएगा। ओके, और इसमें बताया गया है कि लगभग 2032 तक ये मून से टकरा सकता है।
और इसका चांसेस कितना है? 3.8% चांस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसमें जो भी हमारे 8 प्लैनेट है, जो 9th नंबर प्लैनेट है उसको तो अभी ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट बाकी जो भी प्लैनेट है, कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है या फिर अर्थ का ट्विन कौन सा है, ओके, कौन सा प्लैनेट जो है वो आपका क्लॉकवाइज घूमता है, ये सभी चीजें जाननी जरूरी रहेंगी। ओके, इसको थोड़ा सा आप जो आपका बेसिक ज्योग्राफी है उससे इसको क्लियर कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लास्टिंग पीस इन मिडिल ईस्ट हिंजेस ऑन गाजा। तो मिडिल ईस्ट में पीस बरकरार ना रहने का बहुत सारा वजह है, उसमें से एक बड़ा वजह क्या है? आपका पैलेस्टीनियन का जो कॉज है वो। ओके, तो अभी पैलेस्टीनियन का जो कॉज है, जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा गाजा रीजन में रहती है, तो अभी गाजा रीजन को किस तरीके से एडमिनिस्टर करवाया जाए, तो इसमें आप वार की वजह से जो आपका इसराइल और हमास के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद जो अटैक काउंटर अटैक हुआ, उसका ये आप इसमें डिस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ओके, अभी इसमें समझिए कि इस चाइल्ड का क्या गलती रहा होगा, लेकिन ये सफर कर रहा है। तो ऐसे अगर एक रीजन में कोई पर्टिकुलर लोग सफर करेंगे, तो उससे क्या है, उस रीजन में जो शांति है वो बनी नहीं रहेंगी, क्योंकि इनके जो इंटरेस्ट है इनके साथ कोई और अलाइन करता होगा। ओके, ओवरऑल वर्ल्ड तो अलाइन करता ही है, कि क्योंकि जो वर्ल्ड है वो आपके ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस्ड है। बाकी जो इस रीजन के जो लोग हैं जो अलाइन करते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो वो क्या करेंगे आपके इस रीजन में, मतलब ये जो अगर ठीक नहीं हुआ तो इससे जो टेंशन है वो बरकरार रहेगा। तो गाजा रीजन में अभी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए जरूरी है कि जो आपकी गाजा के आसपास के जो देश है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, यूएसए है, इनको मिलके क्या करना है, आपका एक इस रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन को बरकरार रखना है, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना है। उसी मैकेनिज्म के बारे में इसमें कहा गया है, ताकि आपका जो गाजा रीजन है उसको रीबिल्ड किया जा सके। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसमें जो आपका हमास है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आपके जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, ये इनका रिलेशन ईरान के साथ अच्छा नहीं है, और जो हमास है वो ईरान का एलाई है। तो इसीलिए इस समय पे अगर पीस लाई जा सकती है, तो उसके लिए एक प्लान ये है कि आपके गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जाए, एक्सक्लूडिंग हमास फ्रॉम द गवर्नेंस सिस्टम। ओके, तो वही चीजें इसमें कही गई है। और उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, उसके बाद रीबिल्डिंग करना है गाजा रीजन को, ताकि यहाँ की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनकी जो लाइफ है उसको नॉर्मलसी में रिटर्न किया जा सके। ओके, तो वही सभी चीजें इसमें दी गई है। तो आप जब गाजा के बारे में कुछ चीजें आपको सुझाव देनी होंगी, या फिर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर एथिक्स में कुछ लिखेंगे, तो ऐसे सुझाव आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, अ डॉक्ट्रिनल शिफ्ट। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, कल बताया था कि कैसे डॉक्ट्रिनल शिफ्ट आया है। तो अभी हमने डॉक्ट्रिन में क्या शिफ्ट किया, कि एक तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया हमारे देश ने कि अभी से कोई अगर टेररिज्म एक्टिविटीज इंडिया के खिलाफ होती है फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसको वार माना जाएगा। दूसरा, इस बार हमने वाटर को भी वाटर जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको पहले सस्पेंड नहीं किया था, 3 वार हो गई थी, 65, देन 71, 99, लेकिन इस बार हमने वाटर को सस्पेंड किया है। तो ये दूसरा शिफ्ट हमने देखा। तीसरा हमने शिफ्ट क्या देखा, कि हमने सिर्फ पीओ के रीजन को ही रीजन में ही अटैक नहीं किया, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ पंजाब जो है, पंजाब प्रोविंस, उसमें भी हमने अटैक किया है। ओके, तो ये सभी चीजें इस बार शिफ्ट देखी गई है अटैक में। बाकी चीजें आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएंगी, कल ये मैंने बताया था। बाकी अभी जो भी आर्टिकल है ये आपकी रिपीटेड है, ये अगेन आपका इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर है, और इसके बाद का एक आर्टिकल ये भी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ही है। तो इसको क्यों इंक्लूड किया, ताकि आपका रिवीजन बरकरार रहे और चीजें आप अच्छी तरीके से समझ पाए, तभी क्या है एग्जाम में लिख पाएंगे। ओके, और प्री में आप सही ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ।